हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने सोचा कि आज का जो मॉर्निंग वाला शेड्यूल आपका है, तो मॉर्निंग वाले शेड्यूल में आप लोग चाय का आनंद भी लेते रहें और करंट अफेयर की जो आपकी जानकारी है उसके साथ भी आप अपना जुड़ाव करें। इस नाते आज मॉर्निंग में ही आपके लिए करंट अफेयर पर आधारित ही मुद्दे होंगे, हालांकि इनका जुड़ाव किसके साथ होगा? भारतीय संविधान के साथ होगा। तो भारतीय संविधान के डिस्कशन भी आपके साथ होंगे और इसमें जो आपका करंट एस्पेक्ट है उसको भी हम लोग क्या जोड़ के चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 18वीं लोकसभा के जो आपके चुनाव संपन्न हुए और 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात हम काफ़ी लंबे समय बाद ये देख रहे हैं कि लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी के रूप में आपको विपक्ष के नेता मिले हैं। ये मुद्दा देखिएगा, नाम पे आपको नहीं जाना है, नाम पे आपको नहीं जाना। नाम के अलावा बहुत सारे ऐसे ग्राउंड जहां पर आपको मिल जाएंगे जहां पर आप अपना परीक्षा उपयोगी धरातल यहां पर डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसा जो पद है, इसका जो वेरी फर्स्ट क्रिएशन है ये 1950 में आपके सामने आता है। ये सवाल तथ्यात्मक जानकारी के रूप में कभी भी आपके सामने रखा जा सकता है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के आलोक में लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है, ये जो आपका पद है, इस पद का वेरी फर्स्ट क्रिएशन आपको कब मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1950 आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी सवाल के माध्यम से आपसे पुटअप किया जाए कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के आलोक में सबसे पहले व्यक्ति आपको कौन दिखाई देते हैं जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया, तो हम आपको बताना चाहेंगे माननीय श्री राम सुभाष सिंह, जिन्होंने 1969 से लेकर 1970 के बीच में क्या है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था। तो माननीय श्री राम सुभाष सिंह जो हैं, ये भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो चर्चा को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात, यानी कि अगर आप 16वीं लोकसभा की बात करेंगे या 17वीं लोकसभा की आप बात करेंगे, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसा पद आपको नहीं दिखाई दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण तो ये बताया जाता है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए जो भी आपके रेस्पेक्टिव कंडीशंस हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन तमाम प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल्ड करने का कार्य नहीं किया। इस नाते 16वीं तथा 17वीं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता जैसा पद है, ये बिल्कुल आपको रिक्त दिखाई पड़ा। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 2009 से लेकर के 2014 के बीच में, यानी कि 2009 से लेकर के 2014 के बीच में लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था। एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात माननीय श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपके सामने आ चुके हैं। कुछ और बातें हैं यहां पर, जैसे कई बार वो आपको कंफ्यूज करने की बात करेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा? वो आपसे ये पूछने की बात करेगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसा जो पद है, इसका संवैधानिक धरातल क्या है? तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे संवैधानिक धरातल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान अपने किसी भी अनुच्छेद के माध्यम से इस पद को डिफाइन करके नहीं चल रहा है। असल में ये क्या है? ये एक संसदीय परंपरा है और इस संसदीय परंपरा की शुरुआत 1950 में हो चुकी थी। जैसा हमने आपको बताया, इसको आप संवैधानिक धरातल देकर के नहीं चलेंगे। अगर जानबूझ करके आप लोगों का जो एग्जामिनर है आपको अननेसेसरी वे में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और आपसे यह पूछने की कोशिश करता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसा जो पद है, इसका संवैधानिक धरातल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नॉन ऑफ दीज, यानी कि इसका जुड़ाव भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी अनुच्छेद के साथ आपको करके नहीं चलना है। असल में मामला क्या है? मामला तो आपको यही लेकर के चलना पड़ेगा। और ऑलरेडी कई बार हमने क्लासेस में चर्चाएं भी की है कि संसदीय शासन व्यवस्था अपने आप को जिंदा रखने के लिए चाहती है। संसदीय शासन व्यवस्था अपने आप को जिंदा रखने के लिए चाहती है कि स्पेशली हमारे यहाँ पर जो आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए? लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था अपने आप को जिंदा रखने के लिए चाहती है कि लोकसभा में विपक्ष हमेशा बना रहे, ताकि जनता की जो आवाज है वो सरकार के सामने टाइम टू टाइम क्या होती रहे? इस्टेब्लिश होती रहे। होता क्या है कि लोकसभा में आप एक नियम पाएंगे, जिस नियम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि नियम का नाम है कि निर्देश नंबर 121 है ना। निर्देश नंबर जो आपका 121 है, इसके माध्यम से बताया जाता है
कि संसद में जो संसद कह लो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोकसभा की बात कर लेते हैं कि लोकसभा में एक पार्टी तो आपको वो दिखाई पड़ेगी जो क्या रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी के अलावा कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखाई पड़ते हैं जिनके सांसद आपको लोकसभा के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो होता क्या कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो निर्देश नंबर 121 के अनुसार बहुत सारी डायरेक्शंस जारी करते हैं और उन तमाम प्रकार की जो डायरेक्शंस हैं उनका सही मतलब ये बताया जाता है कि रूलिंग पार्टी के अलावा जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा में आपको दिखाई पड़ रही है उनके जो सांसद हैं उनको आप किस प्रकार की सुविधाएं देकर के चलोगे। तो इन्हीं सुविधाओं के आलोक में लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसा जो पद आपका है ये कैलकुलेट होता रहता है। अगली बात करेंगे, 1977 में एक अधिनियम लाया गया था और उस अधिनियम को आप इस रूप में कह पाएंगे कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनके वेतन और भत्ते कैसे होंगे, उनको सुविधाएं आप किस प्रकार से देकर के चलेंगे। तो 1977 में पहली बार इस चीज को एक लीगल ग्राउंड दिया गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन क्या होगा, भत्ते किस प्रकार के होंगे और किस प्रकार की जो आपके अन्य सुविधाएं हैं ये लोकसभा में विपक्ष के नेता को आप देकर के चलेंगे। अच्छा, अगर रैंक की बात आपको बतानी हो तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं इनको आप रैंक देकर के चलेंगे कि इनकी रैंक जो आपकी होती है कैबिनेट स्तर के मंत्री के बिल्कुल क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो ये तमाम प्रकार की जानकारियां मैंने आपके सामने रखने की बात की है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि 18वीं लोकसभा में माननीय श्री राहुल गांधी जी के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपको एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था इस व्यवस्था के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश करेगी। तो आज सुबह की सबसे पहली खबर आप लोगों के लिए ये है। अगली बात हम करते हैं, हाल ही में हुआ क्या है कि केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव को लाया गया है और केरल की विधानसभा में जिस प्रस्ताव को लाया गया है उसमें केरल सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करते हुए कहा है कि भाई हम आर्टिकल 3 को लागू करवाना चाहते हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 को लागू करवाते हुए हम केरल के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी कि जो केरल एक राज्य के रूप में आपके सामने आता है उसके नाम में परिवर्तन होने की बात हो रही है और नाम में जो आपका परिवर्तन होगा तो नया नाम क्या बताया जा रहा है, केरलम। यानी कि जो आपका केरलम है ये नया नाम वहां पे बताया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कि सवाल किस किस प्रकार से आपसे पुटअप किए जाएंगे, यानी कि एक नई प्रकार की शब्दावली आपके सामने आती है जिसका नाम क्या है, केरलम। ये मलयालम भाषा की एक शब्दावली है, ये आपसे पुटअप किया जा सकता है। और अगर आप इस शब्दावली के ऐतिहासिक धरातल को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो अशोका का जो आपका अशोका का आपका वृहद शिलालेख है, तो अशोका के जो आपके वृहद शिलालेख हैं उनकी प्राप्ति 8 स्थानों से होती है। लेकिन 8 स्थानों से उनकी प्राप्ति होती एक अलग बात है, लेकिन तमाम प्रकार के जो आपके वृहद शिलालेख हैं उन पर 14 प्रकार की सामान्य बातें हैं। और ये जो आपकी 14 प्रकार के सामान्य बातें इनको कैसे पढ़ा जाता है, पहला शिलालेख, द्वितीय शिलालेख। तो अशोक का जो आपका द्वितीय शिलालेख वहां पे आपको मिलेगा, उसमें जो आपका केरलम है इस शब्दावली का जिक्र किया जाता है और केरल पुत्र के माध्यम से बताया जाता है और अशोक ये बताता कि ये हमारे क्या हैं, दक्षिण भारत में पड़ोसी राज्य हैं। तो ये मुद्दा अभी हाल ही में काफी गरमाया हुआ है। जिस तरीके से केरल की विधानसभा ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार हम चाहते हैं कि संसद अब पहल करे और संसद पहल करके केरल जैसे राज्य का नाम नया क्या रखे, केरलम। ये मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा इसका संविधान का जो धरातल है वो भी डिस्कस करने की बात करते हैं। अगर संसद इस पर अपनी कोई पहल करनी चाहेगी तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आपको तमाम प्रकार की रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। होगा क्या कि अगर पार्लियामेंट इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो पहली बात तो यह है कि अगर राज्य के नाम में परिवर्तन है कि जो भी आपका विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण है आप चाहें तो लोकसभा से करा लें या आप चाहें तो राज्यसभा से करा लें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ऐसे विधेयक के प्रस्तुतिकरण से पहले आपको राष्ट्रपति की प्रीवियस जो परमिशन है वो आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, यानी कि पूर्व अनुमति जो है आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। अच्छा, पार्लियामेंट के जो आपके दोनों हाउसेस हैं ऐसे विधेयक को अपने अपने यहां से क्या है, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के बिहाफ पे पारित करेंगे, यानी कि साधारण बहुमत के बिहाफ पे पारित करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं पारित बाद में करेंगे। पहले जो आपके राष्ट्रपति हैं
केरल विधानसभा को अप्रोच करेंगे और केरल विधानसभा को अप्रोच करके जो डॉक्यूमेंट आपका विधेयक के रूप में उसको वहां पर भेजेंगे, ताकि जो केरल की विधानसभा है अपने जो सुझाव है वो उस विधेयक पर रख पाए। इसमें ड्यूरेशन की बात कैलकुलेट की जाती है कि अगर ऐसा होगा तो जो आपकी केरल की विधानसभा है उसको कितने समय में अपनी विधायी प्रतिक्रिया दिखानी पड़ेगी। तो ड्यूरेशन तय करने का अधिकार जो होता है साथियों, वो राष्ट्रपति को होता है। यानी कि राष्ट्रपति बताएंगे कि इतने टाइम में आपको अपनी जो विधायी प्रक्रिया है यहां पर बतानी है। केरल की विधानसभा जो अपनी विधायी प्रक्रिया बता देगी, उसके पश्चात पार्लियामेंट के जो आपको दोनों हाउसेस हैं उसमें ये जो विधेयक होगा अपनी विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा। और अपनी विधायी प्रक्रिया से अगर ये गुजर जाता है, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इसको विशेष बहुमत के माध्यम से पारित कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि केरल जो आपका राज्य है उसके नाम में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। और नाम में परिवर्तन किस रूप में आपके सामने आएगा, एज अ केरलम। तो ये आज के लिए दो प्रकार की करंट अफेयर मैंने आपके सामने रखी, और दोनों प्रकार की जो करंट अफेयर है उसके संवैधानिक धरातल को भी जोड़ करके मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगेगी और इस जानकारी से आपको आनंद की अनुभूति होगी। बस आपको ये काम करना है कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ आपको लगातार जुड़ के काम करना है, और हम सब लोग मिलकर के इसी तरीके से समाजवाद पर आधारित व्यवहार करेंगे और अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।